हंगामा 25 न्यूज़ के नए कार्यक्रम हंगामा ऑफ द वीक में आप सभी का स्वागत है। आज का कार्यक्रम केंद्रित है देश की अर्थव्यवस्था व जीडीपी पर, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। हम सभी जानते हैं किसी देश की उन्नति में सकल घरेलू उत्पाद की भूमिका बहुत ही अहम होती है, पर क्या हम जानते हैं कि वास्तव में जीडीपी शब्द का अर्थ क्या है और यह कैसे किसी देश की प्रगति या अवनति को दर्शाता है? किन कारकों पर निर्भर करता है इसकी दर की अस्थिरता? आज के कार्यक्रम में बात करेंगे ऐसे ही कुछ तथ्यों पर। तो चलिए समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सरल शब्दों में जीडीपी किसी देश की आर्थिक सेहत को मापने का एक पैमाना है। भारत में जीडीपी की गणना प्रत्येक तिमाही केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। बात करें अगर इसके आंकड़ों की, इसकी दर की, तो वह प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होती है। मतलब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय देखता है कि देश का कुल उत्पाद पिछले तिमाही की तुलना में कम या ज्यादा हुआ है और इसी आधार पर जीडीपी दर तय की जाती है। जीडीपी के तहत कृषि, उद्योग, सेवा तीन प्रमुख घटक आते हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। बात करें पुराने वर्षों में जीडीपी के आंकड़ों की, तो 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी अप्रैल से जून तक की गणना में जीडीपी की दर -23.9% थी, जबकि 2010 में यह जीडीपी दर +10.26% थी। इस ग्राफ के माध्यम से आप पिछले 10 वर्षों में रही जीडीपी की स्थिति देख सकते हैं। 2010 में जीडीपी की दर 10.26% थी, 2011 में 6.64%, 2012 में 5.46%, 2013 में 6.39%, 2014 में 7.41%, 2015 में 8%, 2016 में 8.26% तक थी, 2017 में 60.64%, 2018 में 6.12% रही। दूसरे ग्राफ में आप देख सकते हैं वित्त वर्ष 19-20 की जीडीपी दर, जो कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा साल में 3 बार की जाती है। साल 2019 के पहले तिमाही में जीडीपी दर 7.1% थी, दूसरी तिमाही में जीडीपी दर 6.2% थी और तीसरी तिमाही में यह घटकर 5.6% और चौथी तिमाही में 5.83% रही। 2020 के पहले क्वार्टर में यह दर 5.6%, दूसरे क्वार्टर में 5.01% और तीसरे क्वार्टर में 4.7% रही। अब बात करें साल 2020-21 की, जहां कोरोना जैसी महामारी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खा गई और इसी कारण हमारे देश की जीडीपी दर -23.9% हो गई, जिसमें कृषि विकास दर 5.1 से घटकर 2% और मैन्युफैक्चरिंग में विकास दर 12.1% से घटकर 0.6% ही रह गई। आइए जानते हैं देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से एक हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की जीडीपी पर क्या कहा। Today I will argue how the state of our society is even more worrisome, and that is a fundamental reason for the precarious state of our economy. One cannot separate society from the economy in any nation. The state of our economy, categorized as industry, agriculture, trade, jobs, taxes, monetary policy, and fiscal policy, have already been discussed at length by experts earlier in this conclave. There is no one today that can deny the sharp slowdown in India's economy and its disastrous consequences, particularly for our farmers, youth,
and the poor. The GDP figures released earlier today point that the growth rate of our economy in the second quarter of the current fiscal year is as low as 4.5%. This is clearly unacceptable, and the aspirations of our people want that this country should grow at 8 to 9% per annum, and therefore the sharp decline in growth rate from 5% in the first quarter to 4.5% in the second quarter is indeed worrisome. It is my belief that mere changes in economic policy will not help revive the economy. We need to change the current climate in our society from one of fear to one of confidence for our economy to start growing robustly again at 8%. बात करें जीडीपी दर गिरने के कारण की, तो आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2020-21 के पहले तिमाह में 23.9% की नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई, क्योंकि मौजूदा वित्त वर्ष में पहली तिमाही में कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते औद्योगिक गतिविधियां बुरी तरह ठप रहीं। कड़े देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान तो सिर्फ आवश्यक सामानों और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां प्रभावित रहीं। साल में 3 महीने पर देश की जीडीपी दर की गणना 1996 से होती चली आ रही है। तब से लेकर अब तक यह देश की जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट है। साथ ही एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भी यह सबसे अधिक गिरावट है। आइए देखते हैं देश की अर्थव्यवस्था पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का क्या कहना है। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान आया, पूरी दुनिया में आया, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। यह मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़ रुपए, जिसको ये लोग छू नहीं सकते। इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। इसका नतीजा आएगा। नतीजा यह होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा।
देश में जीडीपी दर के घटने से होने वाली समस्याएं। बात करें अगर जीडीपी दर घटने से होने वाली समस्याओं की, तो विकास दर के घटने से आर्थिक मंदी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट से सैलरी में कटौती का संकट भी बढ़ सकता है। 5% ग्रोथ रेट के साथ भी भारतीय अर्थव्यवस्था में हर साल कार्यबल से जुड़ने वाले 1 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं पैदा हो रही हैं। महामारी ने नौकरियों को खत्म कर दिया है और करोड़ों लोगों को गरीबी में ढकेल दिया है। एक प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का अनुमान है कि अप्रैल से जुलाई के बीच 1.89 करोड़ वेतनभोगी भारतीय या कुल कार्यबल के 21% की नौकरी छिन गई है। इसके अलावा 70 लाख दैनिक वेतनभोगी जैसे फेरी वाले, सड़क किनारे सामान बेचने वाले विक्रेता या कंस्ट्रक्शन वर्करों का भी रोजगार छिन गया है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 1.2 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे। आइए सुनते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, जिनके कंधों पर है देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी। The act didn't foresee an act of God. It just kept saying protected revenue should be taken care of. And it also said approximately at 10% growth, what is the actual revenue? And therefore it made sure that it hardwired giving compensation. Whereas this year we are facing an extraordinary situation. You are facing an act of God, which might even result in a contraction of the economy. कांग्रेस की सरकार में देश में हुए किसी भी गतिविधि के लिए जिम्मेदार कांग्रेस के नेताओं को माना जाता था, और अब भाजपा की सरकार में जीडीपी पे गिरने पर जिम्मेदार भगवान को माना जा रहा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना, मौजूदा परिस्थितियों को देखकर यह कहा जा सकता है कि मोदी के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के सपने को करना पड़ सकता है अभी लंबा इंतजार। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अगले 6 वर्षों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 11.6% की वार्षिक औसत से बढ़ती है, तो देश की जीडीपी 2026-27 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भारत के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। अब देखना यह है कि क्या भारत इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। हम आशा करते हैं यह प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब लेते हैं आपसे इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा 25 न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं।